हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, ये इस चैप्टर का 5th वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज पोर्शन करेंगे एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है उसमें पूछा हुआ है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन द कॉलोनियल पीरियड अफेक्टेड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल। आपको बोला गया है जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने जो कि चेंजेस किए थे, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड के अंदर, उस वजह से जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, ठीक है, जो आपको फॉलोइंग नीचे आपको पीपल्स दिए गए हैं, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे वो किस तरह से अफेक्ट हो रहे थे, जिसमें आपके शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स हो गए, नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ होगी, फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया, प्लांटेशन ओनर्स हो गया, और साथ ही साथ में किंग्स ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंगेज्ड इन हंटिंग। तो ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स थे ये किस तरह से अफेक्ट हो रहे थे जब कॉलोनियल पीरियड के अंदर फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने फॉरेस्ट लॉज से रिलेटेड या फॉरेस्ट से रिलेटेड बदलाव लाए। तो फर्स्ट वन आता है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। तो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने बैन कर दिया था किसके ऊपर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर। और वो उसको रिगार्ड मतलब मानते थे कि ये हार्मफुल है, किसके लिए, जंगलों के लिए, क्योंकि उनको वहाँ से वुड चाहिए होता था, टिम्बर चाहिए होता था। दैट्स वाई उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर बैन लगा दिया था। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करने के पीछे क्या था, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ट्रीज़ को बर्न किया जाता था, ठीक है, बर्न करने के बाद जलाया जाता था, फिर उसके बाद जो ऐश वहाँ से मिलती थी उसको आपकी सॉइल के साथ क्या किया जाता था, मिक्स किया जाता था। सॉइल के साथ मिक्स करने के बाद वहाँ पे सीड्स सोन किए जाते थे, ठीक है, सीड्स सोन किए जाते थे, और फिर हार्वेस्ट करने के बाद वहाँ से वो लैंड छोड़कर वो दूसरी लैंड पे, पैच ऑफ लैंड पे चले जाते थे। अब यहाँ पे तो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन करने के पीछे क्यों, क्या मतलब रीज़न था, क्योंकि देखिए ट्रीज को बर्न किया जाता था। अब चाहे वो मतलब दूसरे पेड़ों को बर्न कर रहे हैं जो यूजलेस हैं या जो जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मे बी कभी ऐसा भी हो सकता था जो यूज़फुल ट्रीज थे, जैसे ब्रिटिशर्स के लिए टीक हो गया, साल हो गया, ठीक है, इस तरह के जो पेड़ थे, ब्रिटिशर्स जो थे उससे रेलवेज बनाते थे, ठीक, रेलवेज के स्लीपर्स बनाते थे, शिप्स बनाते थे। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन होगी तो जो यूज़फुल ट्रीज हैं वो भी क्या होंगे, जल जाएंगे। तो इसलिए वो उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर बैन लगा दिया था। इसकी वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी ना, उनको फोर्स किया गया कि वो अपने घर छोड़ दें, और बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने अपनी ऑक्यूपेशन जो थी, ठीक है, ऑक्यूपेशन अपना काम जो था वो बदल दिया, और कईयों को फोर्स किया गया कि वो क्या करें, फैक्ट्रीज़ और कॉलोनीज़ के अंदर, नॉट कॉलोनीज़, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो है वो काम करें। और कई जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो थी ना, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कॉलोनियल मास्टर्स की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट। दूसरा था नोमैडिक एंड पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़। नोमैडिक का मतलब हो गया जो घुमंतर लोग होते थे, जो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, और पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटीज़ थी जो क्या करती थी, बहुत सारे इनके पास जानवर होते थे, कैटल्स होते थे, और उनको चरवाने के लिए ये भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते रहते थे। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, बहुत सारे पेस्टोरलिस्ट और नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो थी ना, जैसे कोरावा हो गया, कराचा हो गया, येरुकुला हो गया, ये मद्रास प्रेसिडेंसी से इनको अपना लाइवलीहुड, जो रोज़गार जो था वो इनके हाथ से छिन गया। कुछ जो थे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम दे दिया गया, क्योंकि वो जंगलों में जाके क्या कर रहे थे, चोरी छुपे भी लकड़ी लेते थे, तो इस वजह से इनको क्रिमिनल ट्राइब्स का नाम मतलब दे दिया गया, इनको घोषित कर दिया गया। फिर उसके बाद जो थे ये कि ये लोग मुजरिम हैं, मुजरिम ट्राइब्स हैं, और उनको फोर्स किया जाता था कि वो प्लांटेशंस और फैक्ट्रीज के अंदर क्या करे, काम करे। उसके बाद थर्ड आता है फर्म्स ट्रेडिंग इन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फर्म्स का मतलब भी फैक्ट्रीज बोल सकते हो या कंपनीज बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या होने लगा, फर्म्स के अंदर ट्रेड किया जा रहा था, फर्म्स जो थी वो ट्रेड कर रही थी टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को। जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, उन्होंने यूरोपियंस को टिम्बर जो था उनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया, और उनको अधिकार दे दिया कि वो भी इंडिया के अंदर काम जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर। ग्रेजिंग जो था, ठीक है, जानवरों का चरना और हंटिंग, शिकार करना, जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पे करती थी और अपना लाइवलीहुड रोजगार चलाती थी, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया बाय इम्पोजिंग डिफरेंट लॉज, फॉरेस्ट लॉज, ठीक है। जंगलात से रिलेटेड कानून बनाकर जो लोकल पॉपुलेशन होती थी किसी भी एरिया की, जहाँ पे फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भाई अब आप अपने जानवरों की यहाँ पे ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, और ना ही वहाँ पे आप हंटिंग कर सकते हो। उसके बाद प्लांटेशन ऑनर्स, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने पूरा का पूरा कंट्रोल ले लिया फॉरेस्ट का, और उन्होंने बहुत सारा एरियाज़ जो था वो यूरोपियन प्लांटर्स को दे दिया सस्ते दामों पर। बहुत सारा एरिया जो था नेचुरल फॉरेस्ट का, उसको क्लियर किया गया, मतलब वहाँ से पेड़ वगैरह काटे गए, उसको साफ़ किया गया, ताकि वहाँ पे कॉफ़ी,
टी और रबड़ की प्लांटेशन करवाई जा सके। क्यों करवाई जा सके? ताकि यूरोप के अंदर लोगों की जो डिमांड हो रही है इन चीज़ों को लेके, टी को, कॉफ़ी को या रबड़ को लेके, वो फुलफिल की जा सके। अब प्लांटेशन ऑनर्स जो थे इंडिया के अंदर, उनको चीप लेबर जो था वो फॉरेस्ट कम्युनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि उनको कम पैसा देते थे। इस वजह से उनको जो मतलब जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया होता था उतना उनको प्रॉफिट नहीं होता था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि आपके प्लांटेशन ऑनर्स को फेस करनी पड़ रही थी। देन उसके बाद आता है किंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंगेज्ड इन हंटिंग। तो मैंने आपको बताया था कुछ फॉरेस्ट जो थे वो रिजर्व कर दिए गए थे ताकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स या फिर किंग जो राजा महाराजा हैं वो जाकर क्या करें, शिकार कर सकें। अब फॉरेस्ट लॉज जो थे मतलब फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किए गए थे, उन फॉरेस्ट लॉज की वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, ड्वेलर्स का मतलब होता है जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, उनका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा था, बिकॉज जो फॉरेस्ट लॉज जो इनेक्ट किए गए थे, यानी कि इनेक्ट करने से पहले जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना वो हंटिंग करते थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कैसे? ठीक है, शिकार किया उन्होंने, यानी कि किसी भी जानवर का शिकार किया, उसकी स्किन को वो बेच देते थे, उसके नाखूनों को बेच देते थे, उनके सींग्स को बेच देते थे, तो इस तरह से वो पैसा कमाते थे। लेकिन ये कब हो रहा था? ये सब चीज़ें जो थी वो फॉरेस्ट लॉज के इम्प्लीमेंट होने से पहले किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही फॉरेस्ट लॉज इनेक्ट किए गए तो उनसे ये सारी चीज़ें जो थी उनके ऊपर रोक लगा दी थी, ठीक है, हंटिंग वगैरह जो थी वो बंद करवा दी थी। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? What are the similarities between colonial management of the forest in बस्तार and in जावा? क्या क्या समानताएं थी कॉलोनियल मैनेजमेंट की बस्तार और जावा के जंगलों में, ठीक है। जो बहुत सारी देखने को मिली, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो है वो देखने को मिली फॉरेस्ट ऑफ बस्तार एंड फॉरेस्ट ऑफ जावा। जैसे कि दोनों जावा एंड बस्तार में फॉरेस्ट लॉज जो थे वो इनेक्ट कर दिए गए थे, ठीक है। ये जो लॉज थे, इन लॉज को मतलब ये जो लॉज बनाए गए थे, इन लॉज से ये विलेजेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया, उनके ऊपर पाबंदी लगाएगी कि भाई वो आप लोग जो है वो फॉरेस्ट के अंदर नहीं जा सकते। गांव के लोगों को पुनिश किया जाता था अगर वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते थे या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे बिना परमिशन के। बिना परमिशन के वो जंगलों के अंदर नहीं जा सकते थे। दोनों में फॉरेस्ट सर्विस जो थी वो प्रोवाइड की गई थी। फॉरेस्ट सर्विस यानी कि गार्ड्स वगैरह वहाँ पे क्या किए गए थे, हायर किए गए थे, या वॉचमैन बोल सकते हो या फॉरेस्ट गार्ड्स बोल सकते हो। अब कांस्टेबल्स और फॉरेस्ट गार्ड्स जो थे ना, ये लोगों को हैरेस करते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे, उनसे पैसा वगैरह मांगकर, ब्राइब्स, रिश्वत मांगकर या फिर उनसे खाना वगैरह मांगकर, ठीक है, उनको तंग करते थे। वो उनको बोलते थे, कौन, फॉरेस्ट गार्ड्स और कांस्टेबल्स जो थे वो लोगों को बोलते थे कि हम आपको यहाँ से सामान जो है, लकड़ी जो है वो लेके जाने देंगे, तब अगर आप हमें क्या करोगे, पैसा दे दोगे, यानी कि उनसे रिश्वत लेते थे। अब यूरोपियन जो थे उनको अधिकार दे दिए गए कि भाई आपके पास परमिशन है और आपके पास अधिकार है कि आप जंगलों में जाके डिफॉरेस्टेशन कर सको और अपनी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे प्लांट कर सको। डच और ब्रिटिशर्स जो थे, ठीक है, जावा के अंदर डच कंपनी थी और इंडिया के आपके बस्तार के अंदर ब्रिटिश कंपनी थी, ठीक है। तो डच और ब्रिटिश जो थे वो क्या करने लगे, उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर जो था वो क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से फॉरेस्ट जो था वो खतरे में पड़ रहा था। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, 1880 और 1920 ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो फॉरेस्ट कवर था, यानी कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट का एरिया कितना था, 9.7 मिलियन हेक्टर से लेके 108.6 मिलियन हेक्टर्स से लेकर, ठीक है, यानी कि 1880 से 1920 तक कितना था, 9.7 मिलियन हेक्टर्स, जो कि बढ़कर 108.6 मिलियन हेक्टर्स से लेकर यानी कि इतना था, फिर उसके बाद 98.9 मिलियन हेक्टर्स रह गया। अब आपको बताना है, डिस्कस द रोल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन दिस डिक्लाइन। ये जो डिक्लाइन हो रहा था किसका, फॉरेस्ट कवर का, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो फॉरेस्ट का एरिया था इसके अंदर जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, इसके पीछे फॉलोइंग चीज़ों के, ये जो आपका रेलवेज हो गया, शिप बिल्डिंग्स हो गया, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया, या और भी डिफरेंट जो इन्होंने हमें फैक्टर्स दिए हैं, इनकी वजह से इनका क्या रोल रहा जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया जो था वो कम होता गया, ठीक है। अगर हम रेलवेज़ का देखेंगे तो जो स्प्रेड हो रहा था रेलवेज़ का 1850 से, उसकी वजह से नई नई डिमांड जो थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब रेलवेज़ जो था वो एक एसेंशियल रोल प्ले कर रहा था कॉलोनियल ट्रेड के अंदर, और एक जगह से दूसरी जगह पे इंपेरियल ट्रुप्स को मूव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था।
लोकोमोटिव्स को रन करने के लिए, लोकोमोटिव्स क्या थी, आपकी गाड़ियाँ वगैरह होगी, उनको रन करने के लिए वुड जो था वो यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल। जैसे अगर आप रेलवेज़ की बात करेंगे तो रेलवेज़ को पहले कोल से चलाया जाता था, अब कोल जो था वो वुड से बनता था, इसलिए लोकोमोटिव्स को रन करने के लिए वुड जो था उसका यूज़ किया जाता था एज अ फ्यूल। एंड टू ले रेलवे लाइंस में स्लीपर्स को बिछाया जाता था और ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। ये जो स्लीपर्स थे ना, ये क्या करते थे, ट्रैक्स को होल्ड करके रखते थे इकट्ठे में, जिसकी वजह से लकड़ी काटेगी और लकड़ी का डिक्लाइन होना, फॉरेस्ट एरियाज का डिक्लाइन होना शुरू हो रहा था। अब हम सेकंड देखेंगे, शिप बिल्डिंग। अब शिप्स और रेलवेज जो थी वो नई डिमांड को क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर टिम्बर को, वुड को या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या किया जा रहा था, अंधाधुंध जो था उसको काटा जा रहा था। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और एज वेल एज टिम्बर। तो इस वजह से भी फॉरेस्ट कवर एरिया जो था उसके अंदर डिक्लाइन देखने को मिला। फिर आता है हमारे पास एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, खेती बाड़ी को बढ़ाया जा रहा था। तो क्या है, कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा रहा था, कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो थी उसको बढ़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट को क्या किया गया, काटा गया, ताकि साफ़ किया गया, फॉरेस्ट को साफ़ किया गया ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन की जा सके और क्रॉप्स को क्या किया जाए, कल्टीवेट किया जाए, ताकि उससे रेवेन्यू जो है, इनकम जो है वो जनरेट की जा सके। अब कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जैसे आपकी जूट होगी, ठीक है, कॉटन हो गया, उसके बाद आपका उसके बाद आ गया आपका शुगर भी होगी, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया इंडिगो हो गया, नॉट इंडिगो, वीट हो गया। ठीक है, वो क्रॉप्स जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता था, प्रॉफिट कमाया जा सकता था, तो उसको ग्रो करवाया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओपियम भी आ जाता है आपका, ठीक है, अफीम जिसको बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को ग्रो करने के लिए फॉरेस्ट जो लैंड था वो तो क्लियर चाहिए था ना, इसलिए उसको काटा गया, पेड़ों को काटा गया और वहाँ पे लैंड जो था वो क्लियर किया गया ताकि वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सके। कमर्शियल एग्रीकल्चर जो था उसने रिप्लेस कर दिया था शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब हो गया यानी कि हाई क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो था वो एक जगह पे पहले काम करता था फिर आगे मूव करता था, तो इसको जो है वो कमर्शियल एग्रीकल्चर ने हटा दिया था। देन आता है हमारे पास कमर्शियल फार्मिंग। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी बता दी। कमर्शियल फार्मिंग जो थी ना, इसमें क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता था। जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स को जो था वो प्रोड्यूस करने में इंकरेजमेंट दिखाई, यानी कि बड़ा उसको बढ़ावा दिया कमर्शियल क्रॉप्स को, जैसे जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया। जो डिमांड थी इन क्रॉप्स की वो 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर बढ़ती जा रही थी, जहाँ पे फूड ग्रेन्स जो थे वो मतलब अर्बन पॉपुलेशन को, जो बढ़ती हुई अर्बन पॉपुलेशन थी यूरोप के अंदर, उनको फीड करने के लिए फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी और रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत जो थी वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए पड़ रही थी। इसलिए बहुत सारे एरियाज़ थे फॉरेस्ट लैंड के क्लियर किए गए, ताकि लैंड को कमर्शियल फार्मिंग के लिए क्या किया जा सके, अवेलेबल किया जा सके। मतलब लैंड में फॉरेस्ट एरिया की लैंड को क्लियर किया गया और उस लैंड को यूज़ किया गया कमर्शियल फार्मिंग के लिए। देन आता है टी, कॉफ़ी और प्लांटेशन। तो जो ग्रोइंग नीड थी, जो डिमांड बढ़ती जा रही थी टी की, कॉफ़ी की, रबड़ की, इसकी वजह से भी बहुत सारा एरिया जो था फॉरेस्ट का वो क्लियर किया गया ताकि वहाँ पे प्लांटेशन की जा सके। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उसने सारा का सारा कंट्रोल अपने फॉरेस्ट का अपने अंडर ले लिया और बहुत सारा एरिया जो था उन्होंने यूरोपियन प्लांटर्स को दे दिया सस्ते दामों में। ये जो एरियाज थे यहाँ पे फिर प्लांट की गई टी, कॉफ़ी एंड रबड़। उसके बाद था आदिवासीज एंड अदर पीजेंट यूजर्स। अब क्या था, अर्ली टाइम्स में आदिवासी कम्युनिटीज़ जो थे वो क्या करते थे, सामान को बेचते थे, जैसे हाइड हो गया यानी कि स्किन, हॉर्न्स हो गए, सींग हो गया, सिल्क ककून्स हो गया, आइवरी जैसे जो है वो ये सारी चीज़ें जो थी, बैम्बो हो गया, ठीक है, आइवरी का मतलब होता है हाथी के दांत वगैरह, स्पाइसेस मसाले हो गए। उसके बाद जो है फिर आपके ग्रास, फाइबर, कपड़ा वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी ना, ये फॉरेस्ट के अंदर से निकाली जाती थी, मतलब ली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये क्या करने लगे, इसका ट्रेड होने लगा था और इनका ट्रेड ज़्यादातर कौन सी नोमैडिक कम्युनिटीज़ करती थी। नोमैडिक मैंने आपको बताया ना, वो जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती थी, जैसे कि बंजाराज हो गए, वो इसका ट्रेड करते थे। तो ये इन सब का ट्रेड ये करते थे, इसकी वजह से भी फॉरेस्ट कवर का जो एरिया था वो क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। तो इन फैक्टर्स के थ्रू जो है वो फॉरेस्ट एरिया जो था वो 108.6 मिलियन हेक्टर से कम होकर 98.9 मिलियन हेक्टर रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो आता है इसका वो है, वाई आर फॉरेस्ट अफेक्टेड बाय वॉर्स। वॉर्स हो रहे थे, आपको पता है। तो अब उन वॉर्स की वजह से जंगलात जो थे वो किस तरह से उनके ऊपर असर पड़ रहा था। तो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात करें,
तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा फॉरेस्ट के ऊपर। इंडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो जो वर्किंग प्लान्स थे उनको रोक दिया गया था इस समय के ऊपर, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो ट्री को काटने लगा ताकि ब्रिटिशर्स की वॉर के टाइम पे जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। अगर आप जावा की बात करेंगे तो जावा में जो डच थे ना, उन्होंने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी को क्या किया था, फॉलो किया था। ये एक मिलिट्री आप बोल सकते हैं मिलिट्री का एक सिस्टम था जिसमें क्या किया जाता था, एनिमी जो चीज़ें एनिमी के लिए यूज़फुल है, दुश्मन के लिए जो चीज़ें यूज़फुल होंगी उसको तबाह कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ताकि दुश्मन भी उसका यूज़ ना करे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ये जो स्कॉच अर्थ पॉलिसी थी ये डच के लोगों ने फॉलो जो था इसको फॉलो किया, जिसमें 100 मिल्स जो थे, ठीक है, लकड़ी के कारखाने जहाँ पे लकड़ी को जो था वो बनाया जाता था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट शेप दी जाती थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया गया, और टी क्लॉक्स को जला दिया गया, और ताकि जापानीज़ के हाथ में कुछ ना लग सके, क्योंकि जापानीज़ ने डच के लोगों को जावा के अंदर हरा दिया था। अब जापानीज़ का रूल होने लगा कहाँ पे, जावा के अंदर। तो जो डच पीपल्स थे उन्होंने सोचा जापानियों के हाथ में कुछ नहीं लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, जितनी भी वहाँ पे यूज़फुल चीज़ें थी उनको तबाह कर दिया, ख़राब कर दिया, ताकि वो क्या कर सके, वहाँ पे आके कुछ भी यूज़ ना कर सके। इसलिए उन्होंने स्कॉच अर्थ पॉलिसी जो थी वो फॉलो की। अब जो जापानीज थे ना, उन्होंने अपने यूज़ के लिए उन्होंने भी फॉरेस्ट जो था रेकलेसली, यानी कि अंधाधुंध फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया। विलेजर्स को फोर्स किया कि भाई आप भी क्या करो, फॉरेस्ट के अंदर जाके पेड़ों को काटो। बहुत सारे विलेजर्स जो थे उन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया और अपने कल्टीवेशन को फॉरेस्ट के अंदर क्या किया, बढ़ावा दिया। अब फॉरेस्ट को भी जला दिया गया या पेड़ काट दिए गए, ताकि ग्राउंड फोर्सेस और एयर फोर्सेस को क्लियरली हर चीज़ दिखाई दे। ठीक है, जो ऐसे फोर्स होती थी जो धरती पे होती थी, और जो आसमान में हेलीकॉप्टर्स या एरोप्लेन्स के द्वारा जो फोर्स जो थी वो काम कर रही थी, उनको दिख सके कि भाई नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से वॉर की वजह से फॉरेस्ट की भी क्या हुई, डिस्ट्रक्शन जो है वो देखने को मिली। अब कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। जैसे कि हु वाज डाइट्रिक ब्रांडिस, डाइट्रिक ब्रांडिस कौन थे, तो एक जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट थे जिसको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर इनवाइट किया था ताकि वो एडवाइस दे सके। और ये जो डाइट्रिक ब्रांडिस थे ना, ये फर्स्ट जर्नल ऑफ फॉरेस्ट जो थे वो इंडिया के अंदर बने थे। फिर कम्युनिटीज़ बतानी है आपने कि कौन कौन सी कम्युनिटी जो थी वो बस्तार के अंदर रहती थी। वो थी मारिया एंड मूरिया गॉन्स, धुरवाज, भातराज एंड आपका आता है हलबाज। ठीक है, अब फिर बताना है हु वर कलंग्स ऑफ जावा, जावा के कलंग्स कौन थे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड फॉरेस्ट कटर्स थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये जो थी वो करते थे। देन उसके बाद है फोर्थ, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑन द पीपल लिविंग नियर बाय, कि ये जो फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया था, ये जो फॉरेस्ट एक्ट पास किया गया था, इसकी वजह से उन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा जो कि फॉरेस्ट के अंदर या फॉरेस्ट के आसपास रहते थे। तो लोग जो थे मतलब वो मजबूर हो गए लकड़ी को चुराने के लिए फॉरेस्ट के अंदर से। अगर वो पकड़े जाते थे तो उनके ऊपर जो था फॉरेस्ट गार्ड जो था वो मतलब उनसे रिश्वत लेता था या फिर उनको सज़ा दे देता था अगर कोई रिश्वत नहीं दे पाता था तो। देन उसके बाद कौन कौन से स्टेप्स जो थे वो उठाए गए साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की न्यू स्कीम के अंडर। तो नेचुरल फॉरेस्ट जो थे, ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट रहेगा और ये आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा। तो जो नेचुरल फॉरेस्ट थे जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज देखने को मिलते थे उनको काट दिया गया, और उन पेड़ों की जगहों पे एक ही तरह के पेड़ जो थे वो क्या किए गए थे, लगाए गए थे। फिर आता है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय द रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट से आप क्या समझते हैं, तो 1878 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन सी थी वो, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। अब जो वेस्ट फॉरेस्ट होते थे वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आते थे। विलेजर्स को इन फॉरेस्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी और ना ही वो वहाँ से कोई भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो थे वो यूज़ कर सकते थे। घर बनाने के लिए या फ्यूल्स के लिए वो लकड़ी जो थे वो प्रोटेक्टेड या फिर विलेज फॉरेस्ट से लेते थे। देन उसके बाद 7th हमारे पास आता है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ वरी फॉर द पीपल ऑफ बस्तार। बस्तार के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण क्या था। तो जो बस्तार के लोग थे ना वो इसलिए वरीड थे क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्हें 2/3 फॉरेस्ट का जो एरिया था 1905 में उन्होंने अपने अंडर कर लिया था, अपने अंडर करने का सोच रहे थे, और उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हंटिंग और फॉरेस्ट प्रोडक्शन का जो कलेक्शन था, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का जो कलेक्शन था उसके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी थी। तो ये उनके लिए चिंता का कारण बन रहा था।
वट वर साइडी क्रीपर्स यूज फॉर, साइडी क्रीपर्स जो थे उनका यूज़ क्यों किया जाता था, तो साइडी क्रीपर्स का यूज़ जो था वो रोप्स बनाने के लिए किया जाता था। ठीक है, क्रीपर्स क्या होती है, बेलें। उसके बाद वाई क्योर महुआ ट्रीज प्रीशियस, महुआ ट्रीज को बचाना या उनकी देखभाल करना जो था वो इतना ज़्यादा कीमती क्यों था, तो महुआ ट्रीज़ जो थे वो प्रीशियस इसीलिए थे बिकॉज ये एक एसेंशियल पार्ट थे विलेज लाइवलीहुड का। बहुत सारे लोग जो थे वो इससे क्या करते थे, इसको बेचते थे, खाते थे, न्यूट्रिशियस ये फूड हो रहता था उनके लिए, इसलिए ये क्या थे, बहुत ज़्यादा कीमती थे। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे पूछ सकता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।